वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं समय प्रताप सिंह। आज हम 10th क्लास साइंस चैप्टर 6 इसका पार्ट 4 देखने वाले हैं। तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि हमारा पाचन कैसे होता है। दरअसल होता क्या है कि हमें भूख लगती है, और भूख कैसे लगेगी। हमारा जो अग्र मस्तिष्क होता है, दिमाग का एक पार्ट्स होता है अग्र मस्तिष्क, उससे एक हार्मोन्स रिलीज होता है, और वो हार्मोन्स हमारी आंतों में जाकर कुलबुलाहट पैदा करता है, जिसको हम बोलते हैं कि पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है, पेट की जो आंतें होती हैं उसमें हलचल पैदा होती है, और जब हलचल पैदा होगी तो क्या होता है, भूख का एहसास होता है। ठीक, ये एहसास लगभग 20 मिनट के करीब रहता है। अगर हमें खाना मिल गया तो हमें संतृप्ति का एहसास होगा, लेकिन अगर खाना ना भी मिले तो 20 मिनट बाद ऑटोमेटिकली ही भूख हमारी शांत हो जाएगी। फिर 1 घंटे बाद फिर से हमें भूख का एहसास होगा, क्योंकि ये हार्मोन फिर से 1 घंटे बाद रिलीज होगा अग्र मस्तिष्क के, फिर से हमारी आंतों में आएगा, वहां कुलबुलाहट पैदा करेगा। तो इस तरह से फिर से हमें भूख का एहसास होगा। ठीक, ऐसा नहीं है भूख लग रही है तो लगातार लगती रहेगी, 20 मिनट तक ये हमें एहसास होता है। उसके बाद देखा होगा हमारा ध्यान हट जाता है। ठीक, तो इस तरह से हमें भूख लगती है। ठीक, और भूख लगने के बाद हम खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद होती है हमारी पाचन क्रिया। तो ये पाचन क्रिया को हमें डिटेल में समझना है, और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है। पाचन तंत्र से आप क्या समझते हैं, आहार नाल क्या होती है। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे पाचन। होता क्या है कि जो हम खाना खाते हैं तो उसमें बड़े बड़े टुकड़े होते हैं खाने में, वो हमारे डायरेक्ट शरीर का हिस्सा नहीं बन सकते। शरीर का हिस्से से मतलब जो उसमें विटामिन मिनरल्स प्रोटीन्स वगैरह होती हैं, वो डायरेक्ट खून में तो मिल नहीं सकते इतने बड़े बड़े टुकड़े। तो हमें क्या करना होता है कि उस टुकड़ों को, खाने के जो टुकड़े होते हैं जो हम निगलते हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में पीसना होता है या तोड़ना होता है। अब उस चीज को तोड़ने के लिए हमारे शरीर में एक स्पेसिफिक पूरा तंत्र होता है, जिसको हम बोलते हैं पाचन तंत्र। अच्छा, ये चीज मैं पहले पढ़ा चुका हूं कि जिस वर्ड में तंत्र लग जाए वो क्या होता है, उसमें एक से ज्यादा अंग होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पाचन तंत्र है, तो जाहिर सी बात है इसमें भी एक से ज्यादा अंग होंगे, जिनको हमें आगे आगे पढ़ना ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले पाचन क्या होता है। तो देखो पाचन मोटा मोटा पचाना। तो देखो इसमें क्या होता है, जो हम खाना ग्रहण करते हैं या कोई भी प्राणी होता है, वो बड़े बड़े कण मतलब जटिल अघुलनशील कण। ठीक, हम देखो ये समझाने के लिए सिंपल वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें लिखना होगा थोड़े साइंटिफिक वर्ड ही। ठीक, तो हम क्या यूज करेंगे, जटिल अघुलनशील पदार्थ। ठीक है, जो हम खाना खाते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, जटिल होते हैं और अघुलनशील होते हैं। घुलेंगे तो है नहीं वो इतने बड़े कण, तो कैसे होते हैं, वो जटिल अघुलनशील पदार्थ होते हैं। उनको सरल घुलनशील इकाइयों में जो बदलने की क्रिया होती है उसी को पाचन कहते हैं। ठीक, अब वो सरल घुलनशील में कैसे बदलेंगे, वो हमारी आंत उसको पीस पीस कर बहुत छोटे छोटे कणों में कर देंगे, और वो छोटे छोटे कण फिर घुलने लायक हो जाएंगे। ठीक है, हमारे ब्लड में भी घुल जाएंगे, और फिर ब्लड के माध्यम से शरीर की अलग अलग कोशिकाओं तक पहुंच जाएंगे, जिनको फिर अवशोषित कर लिया जाएगा। तो इस तरह से जटिल अघुलनशील पदार्थों को सरल घुलनशील इकाइयों में बदलने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, पाचन कहते हैं। अब ये कहाँ होता है, ये होता है हमारे पाचन तंत्र में। तो हम अब क्या पढ़ना है, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है, तो पाचन क्रिया करने के लिए शरीर में एक सिस्टम होता है, एक तंत्र होता है, जिसको क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। और इसमें कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। कौन कौन से, आहार नाल और दूसरा पाचक ग्रंथियां। अब इन दोनों में क्या अंतर होता है, तो देखो ये जो पार्ट्स होता है पूरा, मुख गुहा से चालू होता है, ग्रसनी ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, ये होता है हमारा आहार नाल। पाचक ग्रंथियां क्या होती हैं, मुंह में हमारी लार ग्रंथियां हैं, ये होगी। इसके अलावा यकृत हो गया, ठीक, अग्नाशय हो गया, और भी बहुत सारी ग्रंथियां हो गई, ये सब किसमें आती हैं, पाचक ग्रंथियां। तो हम क्रम बाई क्रम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आहार नाल, फिर हम देखेंगे पाचक ग्रंथियां। तो देखो क्वेश्चन जो आता है इस तरह से भी आता है कि पाचन तंत्र क्या होता है, और क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि आहार नाल से आप क्या समझते हैं। तो आहार नाल में अगर ग्रंथियों के बारे में ना बताओ तो भी चलेगा, लेकिन अगर पाचन तंत्र के बारे में पूछा जा रहा है तो उसमें ग्रंथियां भी बतानी पड़ेंगी। ठीक है, तो मेरा सजेशन ये है कि अगर वो कुछ भी पूछे, थोड़ा बहुत ग्रंथियों के बारे में फिर भी बताओ। अब तो क्रम बाई क्रम पढ़ने के अकॉर्डिंग हम क्या चलेंगे, सबसे पहले आहार नाल। तो आहार नाल क्या होती है, तो ये मुख गुहा से चालू होती है, कहां तक, हमारा मलाशय तक चलती है। तो इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 10 मीटर होती है। 10 मीटर मतलब लगभग 30 फुट के बराबर होगी। 30 फुट काफी ज्यादा लंबाई होती है। इंसान नॉर्मली 6 फुट का माना जाता है, ये कितनी है, 30 फुट लंबी, अगर पूरी अगर लाइन से लगाएं तो।
इसके अलावा शुरुआत कहाँ से होती है? मुखगुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये इसके मेन इसके अंग होते हैं। ठीक है, पूरा तंत्र है तो तंत्र में अंग तो होंगे ही, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? बड़ी आंत और छोटी आंत तक ये पूरा हमारे अंग हो गए। अब होता क्या है, इसमें गति होती है, जो पूरी आहार नाल है इसमें क्या होती है? गति होती है। गति कैसी होती है? उस गति को बोलते हैं क्रमांकुचन। क्रमांकुचन क्या होती है? जैसे एक बैलून होता है, उसको हम एक तरफ से अगर दबाएंगे तो वो दूसरी तरफ से फूलने लगता है, तो इसी तरह की इसमें गति होती है। ये यहाँ से दबती है तो निचले खाना आगे बढ़ता है, फिर आगे वाला हिस्सा दबता है, खाना और आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ग्रेविटेशन की वजह से वो आगे बढ़ता है खाना, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप उल्टे भी लेटे हो, सिर के बल लेटे हो, खड़े हो, तब भी खाना हमारा नीचे की ओर बढ़ेगा। तो ये किसकी वजह से बढ़ता है? क्रमांकुचन गति की वजह से। ये दबना फूलना ये क्या होता है? क्रमांकुचन गति के कारण होता है। इससे ही हमारा खाना आगे बढ़ता है। तो आहार नाल क्लियर हो गया। अब आहार नाल में जो शुरुआत होती है तो सबसे पहले कहां से होती है? हमारे मुख गुहा से। मुख गुहा क्या होता है? ये वाला हिस्सा। अब इसको आप जानते हो, इसमें दो चीजें होती हैं मुख गुहा में। पहली चीज होती है हमारे दांत और दूसरी चीज होती है हमारी जीभ। तो इन दोनों के बारे में हमें देखना है। पहले मुख गुहा कंप्लीट करेंगे, फिर आगे के और इससे देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले दांत। दांतों का अलग से भी आ जाता है 4 नंबर में कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, इनके क्या काम होते हैं, दंत सूत्र बताइए। ठीक है ना, लेकिन हमें आहार नाल में पूरा हिस्सा साथ के साथ लेते हुए चलना है। तो क्या दांत कितने होते हैं? ये 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? कृंतक, रदनक, अग्रिचर्वणक और चर्वणक। इनको इंग्लिश में इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर कहते हैं। अब इनकी संख्या कितनी होती है? देखो, 2 जबड़े होते हैं हमारे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो हमने जो ये संख्या लिखी है, या हम जिस रूप में इनको पढ़ते हैं, वो एक जबड़े में दांतों की संख्या को लेकर चलते हैं, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, दोनों में संख्या सेम होती है। तो एक जबड़े में जो कृंतक दांत हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 2 जोड़ी होती है। 2 जोड़ी में कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है, और इनका जो काम होता है कृंतक, इनका काम होता है भोजन को कुतरना। याद कैसे करोगे? काफ और कृंतक और काफ और कुतरना। ठीक, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ये आगे वाले, ठीक, जैसे गिलहरी आगे वाले दांतों से ही तो कुतरती है, हम भी सेब वगैरह खाएंगे तो आगे वाले दांतों से कुतरते हैं। ठीक, तो ये क्या करते हैं? कृंतक कुतरने का काम करते हैं। कितने होते हैं ये? एक जबड़े में 4 होते हैं। दूसरे हमारे रदनक या कैनाइन दांत। ये कितने होते हैं? एक जबड़े में 2 होते हैं और ये भोजन को चीरने फाड़ने में मदद करते हैं। ये जो साइड में लंबे लंबे दांत होते हैं, ठीक, ये मांसाहारी जो जीव होते हैं, जानवर होते हैं, उनमें थोड़े ज्यादा लंबे होते हैं। ये दरअसल बने ही इसलिए होते हैं कि मांस वगैरह को चीरने फाड़ने की जरूरत होती है, तो उस पर्पज में ये यूज होते हैं। ठीक, किसी चीज को चीरने फाड़ने में। तो आपने देखा होगा राक्षस वगैरह दिखाते हैं तो उनमें कैनाइन दांत कितने लंबे लंबे दिखाते हैं। ठीक, कुत्तों में ये और लंबे होते हैं क्योंकि वो मांसाहारी हैं, मांस को चीरने फाड़ने में मदद करते हैं ये। तो इस तरह से ये भोजन को चीरने फाड़ने में मदद करते हैं। अब है हमारा अग्रिचर्वणक, प्रीमोलर। ये कितने होते हैं? एक जबड़े में संख्या होती है इनकी 4। और दूसरा है नेक्स्ट चर्वणक। चर्वणक की संख्या कितनी होती है? 6 होती है एक जबड़े में। अब इन दोनों का ही काम, ये जिसको हम नॉर्मली दाढ़ के रूप में जानते हैं, ठीक है, ये पीछे की तरफ होती हैं। अब इन दोनों का ही काम होता है भोजन को चबाना और पीसना। ठीक, ये हमारे 4 दांत और उनकी संख्या और उनके कार्य। अब एक मोटा मोटा इन सबकी संख्या को काउंट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं हम दंत सूत्र, ये वाला। इसकी याद करने का तरीका क्या है? देखो, पहले हम लिखेंगे ICPM M। क्या लिखेंगे? ICPM और M। इसके बाद हम 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 1 जा 2 और फिर 3। तो 2 1 जा 2 और फिर 3, इस तरह से कर लिया। जो ऊपर लिखा है सेम नीचे लिखते जाओ। तो क्या हो गया? I 2/2, C 1/1, PM 2/2 और M 3/3। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये 2 आधे जबड़े में हो गए और ये 2, दरअसल एक जबड़े के आधा हिस्सा हो गया। जैसे कोई ये जबड़ा है हमारा, ठीक, इसमें दांत होते हैं, तो एक जबड़े का आधा हिस्सा हमारा एक तरफ है और आधा हिस्सा नीचे की तरफ है। ठीक है, आधा हिस्सा ये वाला हो गया ऊपर वाले, और ये इधर का आधा हिस्सा नीचे वाले हो गए। ठीक है, तो इस तरह से दांतों की संख्या होती है। तो ये कितने होंगे? ऊपर वाले अगर काउंट करें तो 8
और नीचे वाले काउंट करें तो 8, मतलब 8 इधर और 8 इधर। और ऐसे कितने जबड़े हमारे 2 हैं, तो ये 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये मैथ का कैलकुलेशन नहीं है कि 8 से 8 कट गया 2 बचा, ये हमारा ये दिखा रहा है कि आधे जबड़े में 8 हो गए और बचे हुए आधे जबड़े में 8 हो गए। ठीक, 8 हो गए। और इसमें 2 जबड़े होते हैं हमारे मुंह में, तो 2 का मल्टीप्लाई करके कितने हो गए टोटल 32 हो गए। 8 और 8 16 और 16 दूनी 32। तो इस तरह से हमारे कितने होते हैं 32 दांत होते हैं। अब ये है हमारे दांत, वयस्क मनुष्य के दांत। अगर बच्चों की बात करें जिनको हम दूध के दांत भी बोलते हैं, और वो कितने होते हैं 20। ठीक, अब देखो कुछ वर्डों को अलग से स्पेसिफिक ध्यान रखना है। ये नहीं है कि सिर्फ बच्चों में 20 के दांत होते हैं, हमें ये वर्ड भी ध्यान रखना होता है। इनको द्विबार दंती भी बोलते हैं क्योंकि 2 बार उगते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इसी में आता है द्विबार दंती में। ये नहीं पूछा बच्चों में दूध के दांत, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन हो गया, पहले टाइम में आता है। अब ज्यादातर ये आता है कि द्विबार दंती दांत कितने होते हैं। ठीक है ना, तो कितने होते हैं द्विबार दंती दांत 20, क्योंकि ये 2 बार उगते हैं। इनको दूध के दांत भी बोलते हैं, शिशुओं के दांत भी बोलते हैं। ठीक है, मुख गुहा का दूसरा हिस्सा होता है हमारा जिह्वा, मतलब कि जीभ। अब जीभ पाचन तंत्र में कैसे मदद करती है, तो देखो ये भोजन में लार को मिलाती है अच्छी तरह से। इसके अलावा भोजन जो होता है उसको हमारे दांतों के नीचे लेके आती है ताकि उसको आसानी से चबाया जा सके। इसके अलावा मुंह की सफाई करती है, निगलने में मदद करती है और स्वाद का भी अनुभव कराती है। स्वाद का अनुभव कैसे कराती है, इससे जीभ के जो दोनों तरफ के हिस्से होते हैं वो हमें खट्टेपन का एहसास कराते हैं। आगे वाला हिस्सा जीभ का मीठेपन का एहसास कराते हैं, पीछे वाला हिस्सा कड़वेपन का। ठीक है, और आगे से थोड़ा पीछे वाला हिस्सा नमकीन। ठीक, तो ये जीभ के अलग अलग पार्ट्स हमें अलग अलग स्वाद का अनुभव कराते हैं। ठीक है, लेकिन वो लार मिक्स होकर पूरी जीभ पे फैल जाती है, इसलिए हमें पूरा स्वाद एक साथ आता है। तो इस तरह से ये अपना योगदान देती है। तो मुख गुहा हमारा कंप्लीट हो गया जिसमें दांत और जिह्वा आते हैं। उसके बाद हमारा नंबर आएगा ग्रसनी और ग्रासनली। ये दोनों को मैंने एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें ज्यादा मैटर नहीं है, थोड़ा सा ही पॉइंट है। तो ग्रसनी और ग्रासनली ये सेपरेट होती हैं, पहले ग्रसनी होती है फिर ग्रासनली। तो ग्रसनी के सिरे पर क्या होता है, घाटी ढापन होता है। होता क्या है कि ग्रसनी के बाद में 2 पाइप चालू हो जाते हैं। एक विंड पाइप होता है जो हवा को फेफड़ों में लेके जाता है, दूसरा जो पाइप होता है या दूसरी नली होती है ये हमारे आमाशय में आती है जो कि खाने को लेकर आती है। होता क्या है, जब हम खाने को निगलते हैं वो खाना हमारे फेफड़ों में ना जाए, इसलिए घाटी ढापन फेफड़े वाली नली को बंद कर देती है। और खाना क्या होता है उस नली, उस ढक्कन के ऊपर से होके आमाशय में आ जाता है। और इस खाने को आने में लगभग 3 से 7 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये खाना इसमें जाने से रुक जाता है। अगर इसका एहसास करना हो या पता करना हो तो खाना खाते समय जब खाने को निगलो तब बोल के देखना, तो बोला नहीं जाएगा। वो क्यों, क्योंकि हवा ही नहीं निकलेगी। विंड पाइप बंद हो चुका होगा घाटी ढापन से, तो हवा भी नहीं निकली, हवा नहीं निकलेगी तो आवाज भी नहीं आएगी। और अगर अभी पता करना है तो थूक को निगलते हुए कोशिश करो बोलने की। जब थूक को निगलोगे तब देखोगे कि थूक श्वास नाल में ना जाए, इसलिए घाटी ढापन द्वारा श्वास नाल बंद हो जाएगी और वो थूक हमारा आमाशय की नली में चला जाएगा। ठीक, तो इस तरह से पता पड़ जाएगा कि ये घाटी ढापन कब बंद होता है। तो ये वाला हिस्सा हो गया हमारा। इसके बाद हमारा आता है ये आमाशय। ये पूरे आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। अगर इसकी मोटाई देखोगे तो ये सबसे चौड़ा भाग है। ये मुख गुहाती, ग्रसनी, ग्रासनली और इसके बाद आमाशय, ये ग्रंथि होती है। ठीक है, ग्रंथियों को अलग से बाद में देखेंगे। तो ये क्या है हमारा आमाशय। अगर इसका संरचना देखोगे तो ये जे के आकार का है, जैसे जे होता है इस तरह का होता है। ठीक, तो आमाशय के बारे में क्या है, तो ये जे के आकार का होता है और थैलीनुमा संरचना है। ठीक है, थैली थोड़ी बड़ी होती है चौड़ी सी, तो इस तरह से ये चौड़ा हिस्सा होता है। ठीक, अब इसके 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं, कार्डियक, पाइलोरिक और फंडिक। ठीक, तो देखो कार्डियक कौन सा भाग होता है, ये जो एंटरिंग पार्ट है जहां से खाना ग्रास नली से आमाशय में आता है वो वाला मुख कहलाता है हमारा कार्डियक। बीच वाला हिस्सा क्या कहलाता है, फंडिक। और ये जो इसका निकास द्वार है यहाँ पर, ये क्या कहलाएगा हमारा पाइलोरिक। ठीक, तो आमाशय के 3 भाग होते हैं। दरअसल आमाशय में जठर ग्रंथियां भी होती हैं और जठर ग्रंथियों से क्या होता है, एसिडिक मीडियम का हमारा म्यूकस निकलता है और वो क्या करता है, भोजन को गलाने का काम करता है। और उसी की मदद से लगभग हमारा 3 घंटे में खाना पूरी तरह से गल जाएगा। अगर वो ना हो तो हमें कई दिन लग जाएंगे खाने को गलाने में। तो
ग्रंथियां जो हैं उनको हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। जितनी भी इस पाचन तंत्र में ग्रंथियां यूज हो रही हैं, जैसे हमारे मुंह में होती हैं 3 जोड़ी, यकृत है, पित्ताशय, अग्नाशय, जठर ग्रंथियां, ये सब हम एक तरफ बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनके साथ इनको मिक्स कर देंगे तो फिर ये समझ में नहीं आएंगे। तो अभी सिर्फ हम आहार नाल देख रहे हैं, पाचन ग्रंथि बाद में देखेंगे। तो हमारा आमाशय हो गया, 3 भाग हो गए इसके। इसमें खाना हमारा कुछ समय तक ठहरता है। अगर हम पक्षियों की बात करें तो पक्षियों में आमाशय नहीं होता है, इसीलिए आपने देखा होगा कि वो उन्हें हर 20 मिनट पे खाना चाहिए, वो चुगते रहते हैं हर समय, दिन रात में। और हम क्या होते हैं, एक बार खा लेंगे फिर 3-4 घंटे या रात भर हम नहीं खाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा खाना स्टोर हो जाता है एक बार आमाशय में, और फिर आराम से धीरे धीरे पच के आगे बढ़ता रहता है। वैसे जो हमारे पूरे आहार नाल की स्टोरेज क्षमता है वो 4 किलो की होती है, लेकिन हम जो नॉर्मली खाना पीना खाते हैं वो आधा किलो के आसपास, ये आधा किलो से 1 किलो के आसपास हम खाते हैं, ठीक। पूरा हम इसको कभी नहीं बढ़ते, उसी में हमें अपना संतुष्टि का एहसास होता है, ठीक है। अगर किसी नॉर्मल इंसान में देखोगे तो 2 से 3 किलो का बैठेगा, लेकिन अगर अच्छा खासा इंसान है तो वो 4 किलो तक अपना एब्जॉर्ब कर सकता है खाने को इसमें। तो इस तरह से हमारा खाना आ जाएगा इसमें, और यहाँ पर कुछ समय तक रेस्ट करेगा, और वहाँ क्या हो जाएगा, उसमें एंजाइम्स वगैरह मिलके उसको ढंग से पचाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि एसिड बनने लगता है, वो क्या होता है, अम्लीय माध्यम ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें तेजाब की शिकायत होती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा, यहाँ पर होता है एक सी के आकार का ग्रहणी। ये जो हिस्सा है ये क्या होता है, सी के आकार का होता है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक। यहाँ पे हमारा आमाशय हो गया, और यहाँ पे क्या है, ये वाला हिस्सा ग्रहणी होती है, ठीक है। नॉर्मली किसी किसी बुक में ये छोटी आंत का हिस्सा मानी जाती है, किसी किसी में इसको अलग से एक अंग मानते हैं। तो इसमें हम नॉर्मली छोटी आंत का हिस्सा मान के चलेंगे। तो ग्रहणी क्या होती है, छोटी आंत का एक हिस्सा होती है, और उसके बाद हमारी चालू हो जाती है छोटी आंत। तो छोटी आंत ये नाम की ही छोटी होती है, देखा जाए तो ये सबसे लंबी होती है। पूरी आहार नाल में सबसे लंबी क्या होती है, छोटी आंत ही होती हैं। ये जो छोटी आंत होती हैं ये लगभग हमारी 6 से 7 मीटर लंबी होती हैं, ठीक है। ये बहुत लंबाई होती है, 6 से 7। इसके अलावा छोटी आंत में ही मुख्यतः पाचन होता है। पूरे आहार नाल में जो सबसे अच्छा पाचन होता है वो छोटी आंत में ही होता है। इसमें होते क्या कि छोटे छोटे रसांकुर होते हैं, जिनको विलाई भी कह देते हैं। उनसे रस भी निकलते हैं, वो भोजन को पचाने में मदद करते हैं, भोजन को अवशोषित भी करते हैं। तो इस तरह से छोटी आंत में हमारा पाचन होता है। ये जो छोटी आंत में रसांकुर होते हैं ये बहुत सारे होते हैं, करोड़ों में होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि इसका जो क्षेत्रफल है छोटी आंत का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि एक फुटबॉल का जो मैदान होता है उसको ढक सकते हैं एक इंसान की आंतों से। अगर आंतों को हम फैलाएं, उसकी ऊपरी खाल को फैलाएं, तो फुटबॉल के मैदान के बराबर इतना बड़ा एरिया हो जाएगा, ठीक। लेकिन वो क्या होता है, सिकुड़ सिकुड़ कर काफ़ी छोटा होता रहता है इस तरह से, और इसमें से फिर यूं सिकुड़ा रहता है। इस तरह से रसांकुरों की वजह से ये क्या होता है, काफ़ी छोटे स्पेस में आ जाता है। तो ये हमारा छोटी आंत क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा आता है बड़ी आंत। छोटी आंत के बाद चालू होगा हमारा बड़ी आंत, यहाँ से लेकर और ये पूरा हमारा बड़ी आंत होता है। अब जो बड़ी आंत होता है इसका नाम बड़ा है, लेकिन ये दरअसल इसकी लंबाई छोटी होती है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है, 1.5 मीटर, ठीक। बड़ी आंत इसलिए बोला क्योंकि थोड़ी मोटी होती है। इस बड़ी आंत में भी 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, ये वाला हिस्सा सीकम होता है, ये कोलन हो गया, और ये हमारा ये वाला मलाशय हो गया, ठीक है। होता क्या है कि यहाँ तक आते आते खाना काफी पच जाता है, और यहाँ मुख्यतः पानी वगैरह का अवशोषण होता है, दवाई वगैरह का अवशोषण होता है, और कुछ विटामिन का होता है। उसके बाद जो बिना पचा हुआ खाना होता है, ठीक, वो मल के रूप में यहाँ मलाशय में इकट्ठा हो जाता है, ठीक, जिसको निष्कासित कर दिया जाता है। तो कौन कौन से भाग हो गए, सीकम, कोलन और मलाशय, 3 भाग हो गए। अच्छा, जो सीकम होता है इससे एक पार्ट जोड़ा रहता है जिसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये छोटा सा हिस्सा जो दिख रहा है आपको, ठीक। ये क्या होता है कि पुराने टाइम में इसमें हमारा सेल्यूलोज का पाचन होता था, लेकिन अब हम पका हुआ खाना खाते हैं तो इसलिए हम सेल्यूलोज को नहीं लेते हैं, और हमें उसकी जरूरत भी नहीं है पचाने की।
तो उसकी वजह से क्या होता है कि अब इसका कोई काम भी नहीं है। जब काम नहीं है तो क्या होता है, ये खाली पड़ा रहता है, कभी कभी इसमें खाना बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। जब इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर क्या करते हैं, इसको काट के डॉक्टर लोग निकाल देते हैं। उसी को बोलते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन। ठीक, अंधनाल भी बोल देते हैं, या कृमि रूप परिशोष का भी बोलते हैं। तो हालांकि एक अवशेष अंग है जिसका अब काम ना हो, पुराने टाइम में काम हो, ठीक, उसको क्या बोलते हैं, अवशेष अंग, जो अब यूजलेस हो चुके हैं। तो इस तरह से ये पूरी आहार नाल हमारी कंप्लीट हो गई। देखो आहार नाल हमारा कितने भागों में बटा हुआ था, 2 भागों में। पहला पाचन तंत्र और दूसरा पाचक ग्रंथियां। पाचन तंत्र हमने पढ़ लिया, और हम देखेंगे पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां क्या करती हैं, ये पाचन तंत्र में भोजन के पचाने की क्रिया को तेज कर देती हैं। अगर ये पाचक ग्रंथियां ना हो तो कई दिनों में, बल्कि अगर महीनों की बात करें तो भी कम पड़ जाएंगे, कई महीनों में भी हमारा खाना नहीं पच पाएगा। ठीक, जो काम महीनों के हैं ये कुछ घंटों में कर देती हैं पाचक ग्रंथियां, ये भोजन को पूरी तरह से गला देती हैं। अब हमें क्रम बाई क्रम देखने की कि ऊपर से लेकर कौन कौन सी हमारी पाचक ग्रंथियां होती हैं। तो सबसे पहले मुख गुहा की शुरुआत होती है। तो हमारी मुख गुहा में 3 जोड़ी पाचक ग्रंथियां होती हैं। कहाँ कहाँ होती हैं, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी और 3 जोड़ी। ठीक है, दोनों कानों के नीचे होंगी, जिनको हम बोलेंगे कर्ण पूर्व या कर्ण मूल। ठीक, कहाँ होती है, कानों की जड़ में। इनके नाम भी ऐसे बनाए गए जो आसानी से याद हो जाए। ठीक, पहली होगी कर्ण मूल, दूसरी होती है अधो हनु, हनु मतलब गर्दन, तो ये यहाँ पर होती है जड़ में। ठीक, अधो हनु यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। और तीसरी होती है अधो जिहा, जिहा मतलब जीभ, जीभ के नीचे होती है। ठीक है, जब किसी खाने पीने की चीज को देखते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है, क्या होता है, जीभ के नीचे से एक रस्सा निकलता है, वही क्या होता है, अधो जिहा वाली ग्रंथि से निकलता है। ठीक, अब इन सबसे जो म्यूकस निकलता है, जो रस निकलता है, उसको हम संयुक्त रूप से बोल देते हैं लार। तो लार जो होती है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह होते हैं, लेकिन 2 उसमें मेन होते हैं। पहला है लाइसोजाइम और दूसरा है टाइलिन। अब जो लाइसोजाइम्स होता है, ये जो लाइसोजाइम है ये वाला, ये हमारे जीवाणुओं को मारता है। जीवाणुओं को मारने से क्या फायदा होता है, जैसे आपने देखा होगा कुत्ते अपने जख्मों को चाटते रहते हैं। वो क्यों चाटते हैं, क्योंकि जो जख्मों पे इन्फेक्शन ना हो, उस पे जो जीवाणु होते हैं उनको मारने के लिए वो अपना लार लगाते रहते हैं चाट के। उससे क्या होगा, जो इन्फेक्शन वाली जो जीवाणु हैं वो मर जाएंगे। ठीक, इसी तरह से आपने पिक्चरों में भी देखा होगा, हीरोइन जो होती है, अगर हीरो के कहीं हाथ में उंगली में लग जाती है तो हीरोइन क्या करती है, उसकी उंगली को लेकर मुंह में ले लेती है अपने मुंह में। उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका उद्देश्य ये होता है कि जो हीरो होता है उसकी जो खून निकल रहा है उस चोट पर अपनी लार लगा देना। ठीक, अब वो डायरेक्ट थूकेगी उसके ओठ पे तो बुरा लगेगा, ठीक है ना, तो उसने दूसरा तरीका निकाला, उसके उंगली को ही अपने मुंह में ले लेना, ताकि क्या है, लार लग जाए और फिर उस पर इन्फेक्शन वाली जो बैक्टीरिया वो मर जाए। ठीक, तो इसलिए वो उंगली को मुंह में लेते हैं। तो आपकी भी कभी चोट लगे, कभी जंगल वगैरह में हो या कहीं टूर पे हो, कुछ ना मिले, तो उस चोट वाले स्थान पर लार लगा दो। ठीक, लार का यही फायदा नहीं है, सुबह ही सुबह की जो लार होती है आप क्या करते हो, कुल्ला करके उसको बाहर थूक देते हो। ठीक है, हमें बाहर नहीं थूकना चाहिए, उस लार को बाहर थूकने की जगह हमें पानी पीना चाहिए, और जो मुंह में कुल्ला करके बाहर करते हो बाहर फेंकने चाहिए, अपने अंदर ही उसको निकाल लो। ठीक है, सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये क्या बता रहे हैं। ठीक है, होता क्या है कि लार हमारी क्षारीय कैटेगरी की होती है, और रात भर पेट में क्या रहा है, अम्ल रहा है, तेजाब रहा है। ठीक, एसिड होता है ना, हम आगे भी पढ़ेंगे जठर ग्रंथियों में क्या होता है, उनसे जठर रस निकलता है जो अम्लीय कैटेगरी का होता है, जो खाने को 3 घंटे के अंदर पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर देता है, पूरी तरह से पचा देता है। तो पूरा जो तेजाब कैटेगरी का है हमारे पेट में, तो उससे जब लार जाएगी हमारे मुंह की, पूरी रात की लार जो है वो जाएगी, तो क्षार और अम्ल मिलकर क्या करते हैं, एक दूसरे को उदासीन करते हैं, तो पूरी लार पूरे आहार नाल को साफ करते हुए चली जाती है। ठीक है, तो हमें कुल्ला करके बाहर थूकने की जगह अपने अंदर ही सटक लेना चाहिए। ठीक, तो ये था हमारा लार। अच्छा, ये जो टाइलिन होता है इसका क्या काम है, ये मंड को पचाता है। ठीक, और उसको शर्करा में चेंज कर देता है। अब मंड क्या होती है, जो मीठी चीजें होती हैं उनमें खास तौर पर मंड होती है, कार्बोहाइड्रेट्स जिसको बोल देते हैं। ठीक, तभी तो आपने देखा होगा रोटी कुछ देर तक चबाते रहो तो वो मीठी लगने लगती है, क्यों, वजह यही है। तो ये हमारे 2 एंजाइम हो गए, लाइसोजाइम और टाइलिन। ठीक है, टाइलिन को एमाइलेज भी बोल देते हैं। अब देखो नेक्स्ट है हमारा जठर ग्रंथियां।
अच्छा, ये दो दो के पेयर में होती हैं, कर्णमूल, अधोअनु और अधोजिह्वा कितनी होती हैं? 6 होती हैं, दो दो के पेयर में, ठीक है। दो कान के नीचे, दो जीभ के नीचे और दो यहाँ गर्दन के नीचे। हाँ, तो नेक्स्ट क्या है हमारा? जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियां क्या होती हैं? जो हमारा आमाशय होता है, ये वाला सबसे बड़ा हिस्सा जिसमें खाना ठहरता है 3 घंटे के लिए, इसमें छोटी छोटी इसकी जो, ये दरअसल इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। तो इसकी आंत में इस तरह से छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। मैंने बड़ी बड़ी बनाई है ताकि आपको दिख जाए, लेकिन ये बहुत छोटी छोटी होती हैं। इतनी छोटी होती हैं कि इनकी संख्या ही लगभग लगभग 1.5 करोड़ के आसपास होती है, किनकी? जठर ग्रंथियों की। देखो, जठर, ये जो आमाशय है इसमें क्या होती है? जठर ग्रंथियां होती हैं, और जठर ग्रंथियों से क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। और उसकी कैटेगरी क्या होती है? अम्लीय। अम्लीय किसकी वजह से होती है? क्योंकि उसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, ठीक। क्या होता है इसमें? HCl। इस HCl की वजह से ये हमारा अम्लीय कैटेगरी का होता है जठर रस। अब आपने देखा होगा कभी कभी कुछ लोगों के तेजाब बनता है। वो तेजाब बनने की वजह क्या होती है? कि ये जो HCl होता है, अम्लीय स्वभाव जो होता है, ये ज्यादा जठर रस बनता है। जब ज्यादा जठर रस बनता है तो कभी कभी वो स्किन पे भी छुलता है। जब स्किन पे छुलेगा क्या होगा? वो स्किन जलेगी, ठीक। उसकी वजह से फिर जलन पैदा होती है। हालांकि क्या होता है, ये दूसरे म्यूकस के ऊपर तैरता रहता है, जैसे पानी के ऊपर घी तैरता रहता है, इसी तरह से जठर रस भी दूसरे लिक्विड के ऊपर तैरता रहता है, जिससे कि वो हमारी त्वचा के संपर्क में नहीं आता। संपर्क में नहीं आता तो हमारी त्वचा को वो गलाता नहीं है। पर कभी कभी क्या होता है, म्यूकस की कमी होने पर वो हमारी त्वचा से छिल जाता है, जिसकी वजह से हमें जलन पैदा होती है। इसलिए उसको बोलते हैं एसिडिटी या एसिड बनना, ठीक। ज्यादा मात्रा में जठर रस बनने लगता है। उसके लिए क्या करना चाहिए? हमें कोई भी क्षार हो उसको ले लो, इनो वगैरह है, ठीक। उससे क्या होगा? जब अम्ल पेश छाड़ जाएगा तो एक दूसरे को वो न्यूट्रल कर देंगे। या अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो पानी पी लो, पानी क्या होगा? उसको तनु कर देगा, ठीक। तो इस तरह से हमारा क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। अब जठर रस में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, उनमें से 3 मैंने, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। इनका काम क्या क्या है? तो देखो, पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है। याद करने के लिए क्या? पा फॉर पेप्सिन और पा फॉर प्रोटीन, ठीक है। तो पेप्सिन प्रोटीन को पचाएगा। दूसरा रेनिन, रेनिन क्या करता है? ये भी प्रोटीन को पचाता है, पर किसमें? बच्चों में, ठीक है। तो याद करने के लिए याद रख सकते हो कि रेनिन रोने वाले बच्चों में दूध की प्रोटीन को पचाता है, और दूध की प्रोटीन क्या होती है? कैसीन, ठीक। तो रेनिन रोने वाले बच्चों में, ठीक है। रोना वर्ड इसलिए लगाया ताकि याद रहे, ठीक। रा फॉर रोना और रा फॉर रेनिन। तो रेनिन रोने वाले बच्चों में या बच्चों में दूध की प्रोटीन कैसीन को पचाता है। दूध में एक प्रोटीन होती है कैसीन, ठीक है, उसको पचाता है। अब है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? ये वसा को पचाता है। अगर वसा का इंग्लिश नाम देखो तो उसको बोलते हैं लिपिड्स, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सिंपल है, ला फॉर लाइपेज और ला फॉर लिपिड्स, ठीक। लिपिड्स मतलब चिकनाई, वसा, तो ये वसा को पचाता है, ठीक। तो ये हमारा आमाशय है। होता क्या है कि कभी कभी जो जानवर देखे होंगे, जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं, उसमें एक अतिरिक्त एक्स्ट्रा चैम्बर भी होता है। वो क्या करते हैं? बहुत सारा चारा खा लेते हैं और फिर उस चैम्बर में भरा रहता है, फिर उसको बाद में जुगाली करते हैं, चबाते रहते हैं, चबाते हैं, थोड़ा थोड़ा मुंह में लेके फिर उसको खाते हैं। उसको बोलते हैं जुगाली करना। जानवर वगैरह करते हैं ज़्यादातर, गाय भैंस वगैरह, ठीक। खैर, ये हमारी जठर ग्रंथि होगी। अब है हमारी यकृत ग्रंथि, ये इंपॉर्टेंट है। यकृत ग्रंथि कौन सी होती है? ये जो दिख रही है ब्राउन कलर की, ठीक। ये जो ग्रंथि है पूरे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और इसका अगर वजन भी देखोगे तो ये अकेली ग्रंथि 1.5 किलो की होती है, ठीक। ये नॉर्मली 2 पालियों में बटी होती है, ठीक है। वैसे ऊपर से देखोगे तो इसमें एक खांसी होती है बीच में इधर, तो उसकी वजह से ऐसा लगता है 2 पालियों में बटी होंगी, ठीक। अब हाँ, तो क्या होती है? एक तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और इसका वजन कितना होता है? 1.5 किलो। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। अब यकृत ग्रंथि जो होती है, इसमें एक रस बनता है जिसको बोलते हैं पित्त रस। वो पित्त रस क्या होता है? यकृत में बनता है, लेकिन यहाँ पर एक और ग्रंथि होती है, ये ग्रीन कलर की आपको दिख रही होगी, पित्ताशय बोलते हैं इसको। तो जो यकृत ग्रंथि में पित्त रस बनता है वो वहां से बन के कहाँ चला जाता है? पित्ताशय में चला जाता है, और उस पित्ताशय में स्टोर हो जाता है। और जब जरूरत पड़ती है तो उस पित्ताशय में से ही पित्त रस निकलकर ये यहाँ पर जो ग्रहणी होती है सी के आकार की, इसमें मिल जाती है भोजन से, और इस तरह से वहां पर भोजन से मिक्स हो जाती है। इसका मेन जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? जो अम्लीय माध्यम आ रहा है खाने का, एसिड आ रहा है HCl भोजन में मिलके, उसका असर अगर आगे भी बना रहेगा तो क्या होगा? हमारी छोटी आंत बड़ी आंत झुलस जाएंगी। तो अम्लीय असर को खत्म करने के लिए
पित्रस का यूज होता है। ठीक, हालांकि अग्नाशय रस से भी आता है, वो भी मदद करता है। अब देखो पित्त, ये जो यकृत ग्रंथि है इसका और क्या क्या काम होता है, तो देखो ये हमारा अमोनिया से यूरिया को भी बदलता है। हम क्या करते हैं, अमोनिया नहीं निकाल सकते क्योंकि अमोनिया निकालने के लिए ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी, जैसे मछली वगैरह करते हैं ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, टॉयलेट के रूप में यूरिया निकालते हैं। अब वो यूरिया कहाँ से आया, तो हमारे शरीर में बनता है अमोनिया, और अमोनिया को यूरिया में कौन बदलेगा, हमारा यकृत ही कन्वर्ट करेगा। इसके अलावा ये जो पित्रस है, इसमें से जो पित्रस बनता है ये वसा का इमल्सीकरण करता है। ठीक है, वसा को पचाने के लिए उसका इमल्सीकरण करना होता है। ठीक है, वसा के चारों ओर क्या होते हैं, तो छोटे छोटे बूंदों के रूप में पित्रस इकट्ठा हो जाता है, उससे क्या होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है आसानी से। ठीक है, तो वसा का इमल्सीकरण हो जाता है। ठीक, तो ये होते हैं हमारे यकृत के काम। इसके अलावा ये थोड़ा बहुत ग्लूकोज को भी स्टोर करता है। ग्लूकोज को स्टोर करने से क्या है कि जो व्रत वगैरह होता है तो उसमें आधे दिन तक बिना खाए इस ग्लूकोज से हमारा काम हो जाता है। दरअसल वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करके स्टोर करता है। तो इसमें आगे से बढ़ा सकते हैं कि ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। ठीक है, लगभग आधा किलो का स्टोर कर लेता है। नेक्स्ट ग्रंथि आती है हमारी अग्नाशय ग्रंथि। ये कहाँ होती है, ये यहाँ पर होती है। ये हमारी गृहिणी है, इस गृहिणी के साइड में से ही निकलती है एक पत्ती के समान संरचना जिसको हम बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि। ये दरअसल इस तरह की होती है, पत्ती की तरह पतली पतली। ठीक, और ये यहां से अपना सीक्रेट इधर छोड़ देती है। तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होगी, पहली सबसे बड़ी कौन सी थी, यकृत। यकृत के बाद हमारी अग्नाशय। ठीक, अब ये क्या होती है, छोटे छोटे पिंडकों से बनी होती है, और पिंडकों के बीच में क्या होती है, लैंगरहैंस की दीपिका होती हैं। इसके अलावा इसकी एक खासियत और है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि ये एक मिश्रित ग्रंथि है। अब मिश्रित का मतलब क्या होता है, ये एंजाइम और हार्मोन्स दोनों को रिलीज करती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये मिश्रित ग्रंथि है। ठीक, अब इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक तो एंजाइम रिलीज करने वाला और एक हार्मोन्स रिलीज करने वाला। तो इसको दो पार्ट्स बांट दिया, बहिस्रावी भाग और अंतःस्रावी भाग। बहिस्रावी भाग में क्या होते हैं, एंजाइम निकलते हैं। ठीक, और एंजाइम क्या करते हैं, पाचक रस स्रावित करते हैं। और अंतःस्रावी भाग क्या करता है, हमारे हार्मोन्स निकालता है जिनके अपने काम होते हैं। अब देखो ये पाचक रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो पहला है हमारा ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। तो देखो इसकी याद रखने की ट्रिक यही है कि इसमें टा आ रहा है, इसमें टा आ रहा है और इसमें टा आ रहा है। ठीक है, तो याद हो जाएगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करते हैं। दूसरा है हमारा एमाइलेज। एमाइलेज क्या करते हैं, एमाइलम। एमाइलम का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, मंड भी बोल देते हैं, एमाइलम भी बोल देते हैं और कार्बोहाइड्रेट भी बोल देते हैं। तो एमाइलम से ही इसका एंजाइम का नाम पड़ा एमाइलेज। ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। लाइपेज, लाइपेज का बताया था इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिपिड्स, इसलिए ये वसा का पाचन करते हैं। वसा मतलब कि लिपिड्स, और लिपिड से क्या बन गया, लाइपेज। तो ये थे एंजाइम। अब जो हार्मोन्स निकलते हैं वो किससे निकलते हैं, लैंगरहैंस की दीपिका। ये हमने पढ़ी थी अभी, लैंगरहैंस की दीपिका। तो लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिका से निकलता है इंसुलिन, और अल्फा कोशिका से निकलता है ग्लूकेगॉन। अब ये दोनों हार्मोन्स हैं, ये करते क्या है, देखो जैसे हमारी ये कोशिका होती है, इस कोशिका के पास हमारी कोई भी नस जा रही होगी जिसमें ब्लड जा रहा होगा। अभी क्या होता है कि ब्लड में मिला हुआ जो ग्लूकोज होता है उसको कोशिका के अंदर एंटर कराने का काम होता है इंसुलिन का। ठीक, जब इंसुलिन सही मात्रा में होता है तो ग्लूकोज अंदर एंटर होता रहेगा। जब ज्यादा एंटर होगा तो क्या होगा, ग्लूकेगॉन स्रावित होगा। किससे, इंसुलिन की अल्फा कोशिकाओं से, और वो क्या करेगा, इस इंसुलिन को अंदर जाने से रोक देगा, मतलब कि इंसुलिन के काम में बाधा पहुंचाएगा। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। और जब ग्लूकेगॉन ज्यादा स्रावित होगा तो फिर इंसुलिन ज्यादा स्रावित होने लग जाएगा ग्लूकेगॉन को रोकने के लिए। तो इस तरह से बैलेंस चलता रहता है। और अगर कभी कभी इंसुलिन की कमी भी हो जाती है तो क्या होता है, हमारे इसमें ग्लूकोज नहीं एंटर कर पाता है, जिससे क्या होती है, जब ग्लूकोज इसमें एंटर नहीं करेगा तो ब्लड में ही रहेगा, और ब्लड में रहेगा तो क्या होता है, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। उसी को हम बोलते हैं मधुमेह। ठीक है, डायबिटीज। तो अग्नाशय क्लियर होगी। नेक्स्ट है हमारी आंतरिक ग्रंथियां। ये छोटी आंत वगैरह में होती हैं
और इनसे क्या निकलता है, आंतरीय रस निकलता है। और उस आंतरीय रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, ये सारे माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, इरेप्सिन और लाइपेज। काम क्या होते हैं, माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट्स का बड़ा रूप है और ये छोटा इकाई है एक तरह से, मोनोसैकेराइड्स। लैक्टेज क्या करेगा, ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलुक्टोज में तोड़ देगा, ठीक। ये हमारे बड़े बड़े मोनोसैकेराइड्स हैं, इनको क्या करेगा, छोटे छोटे मोनोसैकेराइड्स में तोड़ देगा। ये बड़े कार्बोहाइड्रेट्स हैं और ये छोटे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सुक्रेज क्या करेगा, ये सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। इरेप्सिन क्या करेगा, ये प्रोटीन को पचाएगी, और प्रोटीन किससे बनी होती है, एमिनो अम्ल से, तो ये एमिनो अम्ल में तोड़ देगी। और लाइपेज क्या करेगा, ये लिपिड्स मतलब कि वसा का पाचन करेगा। तो ये था हमारा पूरा पाचन तंत्र और उससे संबंधित ग्रंथियां या आहार नाल। अब कभी कभी आ जाता है अलग से कि अमीबा कैसे पाचन करता है। तो देखो अमीबा होता कैसे, इसकी कोई आकृति निश्चित नहीं होती अमीबा की, इस तरह से होता है। तो होता क्या है कि ये प्राणी संभोजी प्रकार का होता है। प्राणी संभोजी का मतलब क्या होता है, प्राणियों के समान भोजन करने वाला। होता क्या है कि इसमें इस तरह से कूटपाद होते हैं, और ये जो भी कोई खाना होगा दोनों तरफ से कूटपाद इस खाने को घेरेंगे, और ये धीरे धीरे खाने के चारों ओर बढ़ते जाएंगे। इस तरह से ये कूटपाद बड़े होते जाएंगे, और ये एंड में आगे क्या हो जाएंगे, कूटपाद मिल जाएंगे, और ये दीवार इसके बीच की खत्म हो जाएगी, और ये हमारा जो फूड पार्टिकल है वो हमारा अंदर आ जाता है और इसी तरह से बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा कूटपादन द्वारा भोजन ग्रहण करता है। तो ये अमीबा का हो गया, अमीबा एक कोष की है, ठीक है। अब कभी कभी आता है कि पाचन की प्रोसेस कैसे होती है या पाचन की क्रियाविधि कैसे होती है। अभी हमने क्या पढ़ा था, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं उसका डिटेल पढ़ा था। कभी कभी ये होता है पाचन क्रिया कैसे होती है। तो पाचन क्रिया में क्या करते हैं, सबसे पहले हम भोजन को अंदर लेते हैं मुंह में, उसको बोलते हैं भोजन का अंतर्ग्रहण। इसके बाद क्या होता है, अंदर लेने के बाद पाचन चालू हो जाता है, तो उसके बाद होता है हमारा पाचन। और इसके बाद क्या होता है, जब पाचन हो जाता है तो छोटी आंत उसको अवशोषित करती हैं, तो अवशोषण। और अवशोषण करने के बाद क्या होता है, जो हमारा पोषक तत्व हैं वो हमारे ब्लड में जाते हैं, उसको हम, और ब्लड में जाने के बाद क्या होते हैं, कोशिका में चले जाते हैं और कोशिका का हिस्सा बन जाते हैं, उसको बोलते हैं स्वांगीकरण। और उसके बाद क्या होते हैं, जो अपचित भाग है, जो नहीं पचा हुआ है, वो मलाशय के थ्रू बाहर निकल जाता है, जिसको बोलते हैं मल विसर्जन। अच्छा, एक टॉपिक और है संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है, ये वो भोजन होता है जिसमें भोजन के सभी घटक आवश्यक तथा संतुलित मात्रा में होते हैं। भोजन के सभी घटक कौन कौन से, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन वगैरह सारी चीजें होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संतुलित आहार बोलते हैं। तो इस तरह से ये पोषण वाला टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये टॉपिक अभी और बचे इस चैप्टर के, ठीक। और उसकी जो वीडियोज होंगी या पिछली जो वीडियोज हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।